व्हाट डिड आई चेंज टू इंक्रीज 27 मार्क्स. मैं 27 मार्क्स गेन किया था इन टोटल. इफ आई से इन मेंस आई गेन 57 मार्क्स आई थिंक फ्रॉम 2021 टू 2022 मेंस. ठीक है, इसमें ऑप्शनल में मेरे सिर्फ 6 मार्क्स बढ़े थे. मतलब आई गॉट 286 आई थिंक, कुछ इधर उधर हो सकता है इन 2021, और इसमें 292 हो गए थे मेरे इस वाले अटेम्प्ट में. एंथ्रोपोलॉजी था. इन जीएस ऐसे में मेरे आई थिंक 6-7 मार्क्स बढ़े थे बस, या 6 to 7 मार्क्स. बट जीएस में मेरे अराउंड 45 to 50 मार्क्स इंक्रीज हुए थे, और इस इंक्रीज में 27 मार्क्स कंट्रीब्यूशन एथिक्स से आया था. तो मेरे लिए तो इस पेपर ने मुझे सर्विस दिलाई है अपनी. तो व्हाट आई डिड डिफरेंटली टू गेट दीज एक्स्ट्रा 27 मार्क्स और ब्राउनी पॉइंट्स. तो पहले तो मैंने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी चेंज करी. सो बिफोर दिस आई डिड नॉट गिव मच टाइम टू एथिक्स. मैंने जैसे बोला अभी, पीपल थिंक के जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे इसको एंड वील मूव टू अदर पार्ट एंड देन दे डोंट लुक बैक एट इट. So I gave a little more time to ethics in this attempt. Basic theory कहाँ से पढ़ते हो ethics की? कोई बुक तो होगी ना, कहाँ से पढ़ा? Lexicon, ये सब रेड बुक्स है ना. all of these books you study, सब में सेम कंटेंट है. तो मैंने उस पर रिलाई किया था. I did not write that many answers. I did not discuss any question or answer with any of my friends. So मेरे दो दोस्त थे उस टाइम प्रिपरेशन के टाइम पे, अभी भी हैं मतलब, दुविज एंड शुभ्रतोष, and we used to discuss all these answers in 2022 attempt. एंड हमने कॉमन एक जगह नोट्स बनाए थे वन नोट पे, इन विच वी सॉर्टेड आउट द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ एवरी क्वेश्चन, डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट कोटेशंस. तो ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मैंने चेंज करा इन सेंस दैट आई मेड इट मोर डाइवर्स. ठीक है, ये सिर्फ मेरी ही बेस नहीं थी. आई स्टार्ट डिस्कसिंग एथिक्स विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स टू सी उनके पर्सपेक्टिव्स क्या हैं एथिक्स पे. मैंने मॉक टेस्ट बहुत लिखे थे. जैसे आई थिंक डीएस के टोटल 16 लिखे, एंथ्रो के 10 लिखे थे, ऐसे के 9 लिखे थे मेन से पहले. तो इसमें मैंने एटलीस्ट 4 तो लिखे थे, और फुल लेंथ लिखे थे 3 hours ईच. तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू विल स्ट्रगल टू कंप्लीट द पेपर. तो एथिक्स के प्लीज प्रैक्टिस बढ़ना. क्रिएटिव एलिमेंट जैसे मैंने बोला अगेन, सो आई स्टार्टेड कोटिंग पोएम्स. आई हैव कोटेड स्कॉलर्स इन कंक्लूजन. आई हैव कोटेड सम केस स्टडीज. I created some innovative diagrams in my notes which I carried there and reproduced in my copy. So this creative elements I think made my answer better, and I did not stick to the part कि मुझे point में ही लिखना है या मुझे paragraph में लिखना है. अगर कोई आंसर मुझे लगता था कि paragraph में ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो I wrote it in paragraph form, जो मुझे लगता था कि उसमें. So I consider कि ethics is like a shorter version of essay paper. तुमको 20 essay लिखने हैं वहाँ पे. ठीक है, it's not only like a GS paper. Consider it to be little different from that. डाइवर्सिफाइड माई सोर्सेज. मैंने अगेन बोला कि सिर्फ वो डेफिनेशंस आर नॉट द ओनली सोर्स. न्यूज़पेपर्स आर सोर्स. पोएम्स कोट करी थी, कोई फिक्शन कहीं पढ़ा हो वो कोट किया, कोई स्कॉलर हो वो कोट किया. तो ये सोर्सेज डिफरेंट करें. प्रिपेयर्ड फॉर केस स्टडीज कंसिस्टेंटली. सो मैं हर रोज़ ना 1 या 2 केस स्टडीज़ या तो सॉल्व करता था लिख के, या फिर एटलीस्ट सॉल्व केस स्टडीज़ को पढ़ता था और दिमाग में सोचता था इसे क्या सोल्यूशन हो सकते हैं. नाउ इफ यू लुक एट इट, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. 2 case studies you can, after dinner or something, you can just sit and go through 2 case studies every day. And if you consider it like this, तो 100 दिन में तुम 200 case studies solve कर लोगे. And case study have very repetitive tendencies. PYQ देखो, you will find case studies on disaster management, on policing, community policing पे आ जाएगा. अभी तो disaster management काफ़ी आ चुका है recently. Then business ethics पे आता है. So if you like holistically do 2 case studies every day or something, तो 150 case studies practice कर लोगे. It is bound to get repeated in the exam. Read newspapers to connect it with case studies. So how do you connect newspapers with case studies? जब तुम पढ़ोगे you'll realize कि for example कहीं train accident हो गया. Now you read what is the government doing, what are the bodies getting involved, because that gives you the practical approach to it. ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, रेलवेज ने किस किस को बोला है, कौन कौन सी बॉडीज हैं. फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया, इंडियन एयरफोर्स विल गेट इन्वॉल्व, इंडियन मिलिट्री विल गेट इन्वॉल्व, इंडियन आर्मी विल गेट इन्वॉल्व, एनडीएमए विल गेट इन्वॉल्व. ठीक है, तो ये चीज़ें हमें दिमाग में एकदम से नहीं आती हैं अंटिल वी रीड अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव रेड इट कि रिसेंटली कोविड हुआ है, ठीक है, अब तुम्हारे पास कोई केस स्टडी आ गई कि कोई और पैंडेमिक हो गया है और समथिंग लाइक दिस, आएगी नहीं, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. देन यू कैन, इफ यू हैव रेड इट वेल, you will talk about ICMR, you will talk about the district authorities, how they are managing it, you will talk about vaccination and how to include that in your existing structures. So all I am saying is, if you read your newspapers and consider the news as a case study,
then you will be able to practically answer more questions like that. Otherwise ये bodies ध्यान में नहीं आती. So जब न्यूज़पेपर में कोई चीज़ ऐसी पढ़ो, कोई डिजास्टर हुआ, कुछ हुआ, तो प्लीज़ नोट डाउन कि ये तुम केस स्टडी अगर आई तो उसमें कौन कौन सी बॉडीज इन्वॉल्व हो रही हैं डिजास्टर के टाइम पे, या फिर ई गवर्नेंस की केस स्टडी या व्हाटएवर, करप्शन में क्या कौन कौन सी बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं. आई जस्ट क्विकली गो थ्रू इट. दिस इज द सिलेबस जो मैंने वही यूपीएससी से कॉपी किया है. ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें, बट आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू कि शुरू वाला पार्ट ना ज़्यादा थ्योरी बेस्ड होता है इसमें. ठीक है, सो ये थ्योरी भी पढ़ना है, अच्छे से याद करना है. जहाँ पे स्कॉलर के नाम के साथ भी याद कर लो तो कर लो. ट्राई टू मेक योर आंसर मोर रेलिवेंट. आई थिंक अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड कॉन्स्टेंटली फ्रॉम दिस पार्ट. एटीट्यूड एप्टीट्यूड पे हर साल क्वेश्चन आएगा, सीधे सीधे आता है. इमोशनल इंटेलिजेंस पे तो आना ही आना है क्वेश्चन. तो इमोशनल इंटेलिजेंस पे हाउ यू प्रिपेयर इट, तुमने गोलमैन की डेफिनेशन प्रिपेयर कर ली, उसके बाद इसकी ना कुछ डायमेंशंस और प्रिपेयर करनी होती है, विच आई टेल यू अबाउट इट. Contribution of moral thinkers. People usually skip this part, but if you do this part really well, then you can quote these thinkers in your other answers as well. तो इसका एक डॉक्यूमेंट बना लेना. इनफैक्ट जो मैंने अपने एथिक्स के नोट्स अपलोड करे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, उस पर सारे थिंकर्स की फिलोसफी के साथ मैंने हाफ पेज में एक थिंकर्स की बात करी है. सो यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर एज वेल. ठीक है, फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड. तो प्लीज़ थोड़े ईस्टर्न फिलोसफी पढ़ लो. चाइनीज फिलोसफर्स हैं, इंडियन फिलोसफर्स हैं, उन्होंने क्या बोला. नाउ दिस पार्ट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन एथिक्स. ठीक है, सो इसको इग्नोर नहीं करना है. पीपल यूजुअली इग्नोर इट. फिर इससे क्वेश्चन भी आता है और इससे केस स्टडी भी आती है. प्रोबिटी इन गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस, सिविल सर्विस वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो इसमें हर एक टर्म जो है ना उसकी डेफिनेशन है, के एग्जाम्पल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल रेगुलेशंस एंड कॉन्स्टेंट्स हो गया. अब कॉन्स्टेंट्स पे कितनी बार उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस. और वो हर बार सेम क्वेश्चन नहीं पूछेगा. तो हाउ टू प्रिडिक्ट द क्वेश्चन, आई जस्ट move ahead and I will shortly talk about it. तो दो मेजर पार्ट देख लिया हमने कि थ्योरी बेस्ड होगा या फिर केस स्टडी बेस्ड होगा. थ्योरी कितने मार्क्स का देते हैं? 125. नो, 120 130 का डिवीजन होता है. 120 130 130 का होता है. 13 क्वेश्चंस होते हैं. 13 क्वेश्चंस होते हैं ना, तो 130 का आता है, 120 का आता है. अब बहुत बड़ा डिलेमा यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का इशू क्या होता है. अगर मैं ये पार्ट उठाऊंगा पहले, क्योंकि हाफ डिवीजन नहीं है एग्जैक्टली है, तो मुझे इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा. बट इफ़ यू सी दीज केस स्टडीज़ कितनी आ रही हैं, 6 केस स्टडीज़ आ रही हैं, 20 मार्क्स ईच, राइट. तो इफ़ आई डू एवरी केस स्टडी इन 15 मिनट्स, तो दिस इज 1.5 आवर. अब मेरे पास 1.5 आवर इसके लिए बचा है बस. हाउएवर आई एम अटेम्प्टिंग 10 मोर मार्क्स हेयर. यहाँ पे प्रॉब्लम हमेशा होता है, लास्ट में आके एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन होगा, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, बट इट्स ओके. सो द स्ट्रैटेजी इज, इसमें से जो क्वेश्चन तुम्हें सबसे कम आता है और वो 10 मार्कर है, उसको लास्ट में लिखना. बिकॉज लास्ट में ऐसा क्वेश्चन जरूर बचेगा जिसमें तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा लिखने का. तो ट्राई टू राइट दैट टुवर्ड्स द एंड, बिकॉज द डिवीजन इज अनइक्वल हियर. एंड डोंट इग्नोर दिस पार्ट, दिस इज वेरी स्कोरिंग केस स्टडी पार्ट. एनी स्पेसिफिक थिंग्स दैट यू वुड लाइक मी टू डिस्कस? आगे मैं तो भूल जाऊंगा, मतलब मैं नहीं छूट जाएगा तो फिर वो 1 घंटे में हो नहीं पाएगा. बता दो. कोड बेस्ड क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ है शायद थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस अगर आएंगे. और कुछ भी है? केस स्टडी कैसे प्रिपेयर करनी है एंड कोड. एक तो मैंने तुमको बताया न्यूज़पेपर से करनी है, ठीक है, वो रेगुलर काम है. उसके अलावा आई विल आल्सो से समथिंग अबाउट इट इन अ व्हाइल. तो पहली चीज़ क्या करना है, थ्योरी जो जितनी भी थ्योरी है ऊपर, उनका बेसिक, हर वैल्यू का बेसिक लिखना है. अब वैल्यू क्या है? कंपैशन है, प्रोबिटी इन गवर्नेंस है, एवरीथिंग. उन सबका एक बेसिक डेफिनेशन तुम्हें आना चाहिए. एंड दैट डेफिनेशन शुड बी क्रिस्प. और ऐसा रट्टा नहीं मानना है, बट हैव दैट बेसिक आइडिया ऑफ दिस डेफिनेशन. ओके, एक तो तुम्हारे नोट्स में ये होगा. अभी तक कोई है जिसने एथिक्स के पूरे नोट्स बना के रखे हैं, रेडी हैं किसी के पास? हैं, ठीक है, तो दैट इज इनफ. मतलब जिन्होंने नहीं करा है, जिनके पास नोट्स नहीं है, तो दिस इज द वे दैट बेसिक हर का एक लाइन, दो लाइन में होगा. एंड दीज नोट्स शुड नॉट बी लाइक मोर देन 20-30 पेजेस, क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन है इसमें क्या ही लिखोगे तुम लोग. उसके बाद सबका ब्रॉड पर्सपेक्टिव, वैल्यू क्यों पूछा है उसने, थिंक अबाउट दिस. के कंपैशन है तो क्यों है वो, बिकॉज गवर्नेंस में कहीं हेल्प होगा उसका. तो इस हर किसी को यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से सोचो कि व्हेन यू फाइनली टेक अप अ जॉब, then how are these values becoming relevant for you? Because if you write that aspect in your answer, then you will get better marks. Understanding application of the value in administration, मैंने जो भी बोला वही लिखा हुआ है यहाँ पे. Ability to relate with current happening, so this is very important. यहाँ पे तुम्हें नंबर मिलेंगे.
कोई वैल्यू पूछा, उससे करंट रेलिवेंस क्या आ रहा है, ठीक है, करंट में ऐसा कुछ हुआ है, जैसे कंपैशन ही बोला मैंने, कंपैशन में यू कैन राइट अबाउट प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना जो थी, उसको एज अ कंपैशन इन गवर्नेंस के टाइप से तुम बता सकते हो, एंड नाउ इट विल बिकम रेलिवेंट। वैक्सीनेशन को बता सकते हो, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जितनी वैल्यूज तुम लोग लिख रहे हो, आई हैव नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर्स फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव रिसेंटली, सो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, बट देयर विल बी स्कीम्स, देयर विल बी एग्जांपल्स, देयर विल बी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो उन वैल्यू से रिलेट कर रहा है, उनको अपने नोट्स में डाल देना डेफिनेशन के साथ ही, ठीक है। क्रिएटिविटी विल फेच यू ब्राउनी पॉइंट्स, क्रिएटिविटी मैंने बताऊंगा अभी, अगेन डायग्राम्स, केस स्टडीज, एग्जांपल्स। नाउ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एबिलिटी टू स्टेप इन द शूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। तो जब भी तुम पढ़ो केस स्टडी, थिंक ऑफ योरसेल्फ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड देन सॉल्व इट, और थिंक ऑफ योरसेल्फ एज दैट पर्सन इन द केस स्टडी। हमें क्या लगता है ना, हमने जो जो वैल्यूज पढ़ी हैं थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से, वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम एंड आंसर द क्वेश्चंस, बट व्हाट हैपेंस इन दिस इज प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल सबसे आसान होता है, लोग बोलते हैं कि मैं एनजीओ के बोल दूंगा, you are a part of government, you have so many resources in the case study, and then your first approach is कि you are engaging an NGO. I'm saying engaging an NGO is not a bad thing, it's a good thing, but at least have some solutions on the basis of existing government mechanism that you already have, and then जब आंसर लिख रहे हो ना तुम, तो सॉल्यूशंस को अपने प्रायोरिटी में डिक्रीज करते हुए लिखना, सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन सबसे ऊपर लिखना, उससे लेस इफेक्टिव उसके नीचे लिखना। इवन व्हेन यू आर डूइंग आंसर राइटिंग, इस तरह से लिखो, मतलब इफ यू राइट द मोस्ट इररिलेवेंट सोल्यूशन इन द वेरी फर्स्ट पॉइंट, इट डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ योर आंसर, राइट। तो स्टेप इन द शूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, देखो कौन कौन सी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है। जैसे डिस्ट्रिक्ट में अगर बात कर रहा हूँ मैं, और कोई ब्रिज कोलैप्स हो गया, अभी उस टाइम पे क्या है, ये पैनिक सिचुएशन है, व्हाट विल यू डू? पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि मैं कॉन्ट्रैक्टर पे वो कराऊंगा, इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा, एवरीथिंग। नो, first of all you have to cater to the people who are probably injured or have died, so think about in a timeline कि उस टाइम अगर ये हुआ तो मैं क्या करूँगा, and then you have to involve all the other bodies, maybe तुम्हें एनडीएमए के कोई एक बटालियन इन्वॉल्व करना पड़े, ठीक है, मे बी तुम्हें हॉस्पिटल्स इन्वॉल्व करना पड़े, मे बी तुम्हें उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़े। so think in a timeline basis, what will be the first solution, first thing that you have to address, then the next thing, then the next thing. Probably the investigation will come eventually, but it will not come on the very first day of the accident. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, because this shows that you are thinking logically to solve a problem, ठीक है। and I think this is not so easy to do, मतलब मैं बोल रहा हूँ लेकिन इतना आसान नहीं है। तुम जब केस स्टडी पढ़ोगे जल्दी जल्दी में, तो वही पॉइंट तुम्हें बार बार आते हैं, टू एन एक्सटेंट के 6 केस स्टडी सॉल्व करोगे तो सब में सेम पॉइंट लिखते रहते हो तुम लोग, but this is what will make your answer different. अगर वो बोल रहा है that you are a CEO of a company, then think like a CEO of a company, use the mechanism that a company has. For example, they have sexual harassment cells होते हैं, ठीक है, CSR cells होते हैं, ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं HR के अंदर, क्या क्या होता है। तो this will you will develop once you keep reading and solving the case studies. But this is only thing that will make your case studies different. Values सब लोग लिखेंगे, but थोड़ा सा स्पेसिफिक टू केस स्टडी रह के सोल्यूशन देना ट्राई करना। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द कोर इशू एंड सप्लीमेंट्री इशूज। तो हर केस स्टडी में जब 1.5 पेज की केस स्टडी होगी तो उसमें कोई कोर इशू होगा, कोई सप्लीमेंट्री इशू होगा। फॉर एग्जांपल जो एग्जाम मैंने पास किया था उसमें आई रिमेंबर एक क्वेश्चन आया था जिसमें देयर वाज एन एडमिनिस्ट्रेटर, और उनको उनके पेरेंट्स में से शायद उनकी मदर को कैंसर बताया गया था, उनके बच्चों का एडमिशन प्रॉब्लम हो रहा था, उनके डिस्ट्रिक्ट में कोई इशू हुआ था, उनको कहीं से उनको कोई थ्रेट्स मिले थे बिकॉज ऑफ सम सैंड माफिया वाज थ्रेटिंग हिम और समथिंग। तो डोंट कंसिडर कि यूपीएससी लंबी केस स्टडी दे रहा है, उसका रीजन है दैट दे वांट टू पुट यू इन प्रेशर एंड दे वांट टू सी इफ यू कैन आइडेंटिफाई द कोर इशू। सब कुछ एड्रेस नहीं कर पाओगे केस स्टडी में, ट्राई टू एड्रेस एज मच एज यू कैन, बट कोर इशू मत छोड़ना। फॉर एग्जाम्पल इसमें तुम इफ यू आर केटरिंग टू योर फैमिली नीड्स बट नॉट योर प्रोफेशनल नीड्स, देन इट शोज नॉट सो गुड ऑन यू, बट इफ यू आर स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस बिटवीन बोथ, then it shows good on you. So ये core issue और supplementary issues identify करना and उनको solve करना,